हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। हाउ आर ऑल ऑफ यू। पिछले काफी समय से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसीलिए मैंने YouTube के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक फील कर रहा हूं, तो मैं आ गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1D मोशन के कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको जेई और नीट में हेल्प करेंगे। और साथ ही हमने जैसे पिछले कुछ वीडियोस में सबने कहा था कि सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट में एक सेगमेंट ऐड कर दीजिए, तो इस वीडियो में मैंने आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी एक सेगमेंट ऐड किया है, जिसमें कुछ रेगुलर क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई ने ऑलरेडी पूछे हुए। ठीक है, तो जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को तो हम सीखेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसका हम एप्लीकेशन भी वीडियो के एंड में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग जेई या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो एफर्ट्स मैं डाल रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। राइट, मैं इस वीडियो को लेकर काफी एक्साइटेड हूं एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू पीपल आर ऑल्सो रेडी टू लर्न। मैंने काइनेमैटिक्स को 3 पार्ट्स में बनाने का सोचा है। फर्स्ट पार्ट विल बी 1D मोशन, सेकेंड पार्ट 2D मोशन जिसमें प्रोजेक्टाइल वगैरह सब आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और थर्ड पार्ट रहेगा रिलेटिव मोशन, जिसमें मतलब रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल्स, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। तो ये सारे सेटअप्स को यहां पर डील किया जाएगा और साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जाएंगे, खास करके वो क्वेश्चंस जो जेई ने ऑलरेडी पूछे हुए हैं और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जिनसे आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी पाने में काफी हेल्प मिलेगी। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आएगा और आपको जो पुराने कंफ्यूजन्स हैं और जहां हम कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लैक करते हैं ना, वो पार्ट जरूर आपका काफी स्ट्रांग होगा। ओके, तो इस आई होप दैट यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम ड्यूरिंग द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विथ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स अगर हम डेफिनेशन जाने तो वो ये है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जानना होता है बिना उसका रीजन जाने। वी लर्न अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड द सेम। ठीक है, और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में। 1 डायमेंशनल मोशन को हम शॉर्ट में 1D मोशन भी कहते हैं और ये होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही है दैट अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये रास्ता है, बॉडी इस पर या तो इधर जाएगी या फिर यहां पे आएगी वापस। ये लाइन कैसे भी हो सकती है, कुछ एंगल पे भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, लेकिन बॉडी को सिर्फ एक लाइन में मूव करना है, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला टर्म जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसके मूवमेंट को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि नॉर्मली एक एक छोटा सा बॉडी होगा जिसके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इन सब को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर बैठ के तुम किसी कार को देख रहे हो तो कार हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी प्लेन को मूव करते देखा काफी दूर तो वो प्लेन ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया की सारी चीजें रस पे आ गई, नहीं आई ना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसी एक बॉडी के मोशन को एनालाइज करने में है, इसीलिए वो बॉडी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहां यहीं पर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज डिस्टेंस के हिसाब से काफी कम है। ठीक है, मतलब मैंने अगर 2 स्फीयर लिए ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर,
और मैंने कहा कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं स्फीयर्स के साइज को इग्नोर कर सकता हूं? मैं स्फीयर्स के साइज को इग्नोर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं है। लेकिन मैंने इसी डिस्टेंस को अगर 3 किलोमीटर कर दिया, क्या मैं अब स्फीयर्स के साइज को इग्नोर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर्स वुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 3 किलोमीटर्स। यहां पर हम मान सकते हैं कि ये हो गए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब एक ही बॉडी कहीं पर पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कहीं पर नहीं हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो डिस्टेंस कितना है बॉडी के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, एक एटम का साइज पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा अगर हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कंसिडर किया, लेकिन वही एटम का साइज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा अगर हमने 1 एंगस्ट्रॉम के साइज को कंसिडर किया। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस कंसिडर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़िया। नेक्स्ट टर्म है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर ऐसा इंसान हुआ जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। मोशन का मतलब बिना ऑब्जर्वर के कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया तो मोशन का कोई मतलब नहीं है, राइट? सो ऑब्जर्वर क्या है? एक इंसान जो किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वर बनने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? ऑब्जर्वर बनने के लिए तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तब ये z, x और y। नॉर्मली ऑब्जर्वर इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होता है। ठीक है, और यहां पर एक इसे क्लॉक भी चाहिए, घड़ी। घड़ी क्या करेगी? घड़ी इस ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर मान लो यहां पर है, घड़ी इस ऑब्जर्वर को टाइम मेजर करने में हेल्प करेगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, उसके लिए टाइम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी, जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, वी फाइंड वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। तो टाइम का यहां पे काफी रोल है, इसीलिए हमें यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, लेकिन साथ साथ हमें एक घड़ी भी चाहिए। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। मूविंग ऑब्जर्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में। ठीक है, अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि सारे ऑब्जर्वर्स क्या हैं? रेस्ट पर हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर किसी बॉडी के लोकेशन को बताने वाला वेक्टर है। ठीक है, मतलब मैंने अगर एक पॉइंट यहां दिया, मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और मैं इसके कोऑर्डिनेट को यहां के रिस्पेक्ट में बताना चाह रहा हूं। मतलब ओरिजिन से देखने पर ये बॉडी कहां पे दिखेगी, ये मैं यहां पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इसी आर वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? सिंपली एक्स में लगा दो आई कैप, वाई में लगा दो जे कैप, और जेड में लगा दो के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ऐसा भी हो सकता है दैट हमें पोजीशन वेक्टर किसी और पॉइंट से देखकर पूछा जाए। मतलब हो सकता है ऑब्जर्वर यहां पर हो, ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 z1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है। तो यहां पर क्या होगा? हमें पोजीशन वेक्टर बोलना पड़ेगा कि ये है। अब ये कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, यहां पर हमें दो वेक्टर्स और बनाने होंगे। ये जो वेक्टर तुम्हें दिख रहा है दिस इज r2, और ये जो वेक्टर तुम्हें दिख रहा है दिस इज r1। ट्रायंगल्स लॉ से क्या देख सकते हैं हम? r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू r2। r वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो क्या ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मिलेगी?
मिलेगी। सो अब R1 वेक्टर की क्या वैल्यू है, R1 का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, सबको प्लस कर देंगे। और यहां वाला x y z का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो R2, वो हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहां पे अगर इसके रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहें तो वैल्यू मिल जाएगी x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। यहीं पर x1 y1 z1 जीरो होते ना, तो ये सारे x i कैप y j कैप और z k कैप ही बन गया होता। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है हमें, ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑरिजिन पर है। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हम बस ये देखते हैं कि बॉडी एक पॉइंट से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पर चली गई, जो हमने अभी अभी किया ना, कुछ वैसा ही यहां पे देखने को मिलेगा। मतलब बॉडी अगर इस पॉइंट से, यहां से, मतलब ये हो जाएगा, मान लो कोऑर्डिनेट इसका एक्स ए वाई ए जेड ए, मतलब ये आर ए वेक्टर हो गया, और ये पॉइंट हो गया एक्स बी वाई बी जेड बी। तो ये हो गया आर बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को। यहां से यहां तक अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो भी वेक्टर बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और ट्राइंगल्स तो ऐसे चेक कर सकते हो, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर बी। एस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। और अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखूं तो एस वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी एक्स पी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप, सबको माइनस कर देना, कुछ और नहीं, प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप। इसका चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। क्या मैग्नीट्यूड होगा, रूट ओवर ये एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए का स्क्वायर प्लस जेड बी माइनस जेड ए का स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या वेक्टर हो गया, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, और किसी बॉडी को अगर डिस्प्लेसमेंट देना है तो उसके पोजीशन को हमें चेंज करना होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओके। इसी में आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हो गया मतलब कोई भी बॉडी जो किसी रास्ते पर ट्रैवल कर रही है, मान लो ऐसे घूम के जा रही है, तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। ठीक है, ये रास्ते में ये जो पूरा रास्ते का लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में भी जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक तरफ जा रही है तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी आगे जाकर, ठीक है, मान लो बॉडी यहां से इस रास्ते पे जा रही है, यहां से आगे बढ़ी और फिर यहां से वापस लौट गई, तो वापस लौटने में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक का रहेगा,
लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हमें ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा और प्लस ये वाला पार्ट यहां पर ऐड करना होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर हमें इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं लगाना। ये जितना रास्ता बॉडी ने ट्रैवल किया उस रास्ते का लेंथ, डिस्टेंस बोलो, पोजीशन बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, सारी चीजों का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर्स, ठीक है, ओके। और एक चीज ध्यान रहे, डिस्टेंस का जो ग्राफ है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी तुमसे अगर ऐसा ग्राफ दिखा दे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस को मैं एल से डिनोट करता हूं, टाइम को टी से, तो ऐसा ग्राफ कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस इस लेवल के बाद यहां पर रिड्यूस हो रहा है, विच इज नॉट अलाउड। डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे ये मतलब सॉरी, ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या ऐसा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम पर बॉडी के मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स अलाउड नहीं है। ऐसे ग्राफ्स यहां पर नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जब भी चेंज होगा और जितनी रैपिडली चेंज होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड विच वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड चाहो तो निकाल सकते हो, ये हो जाएगा डी एस वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी। तो यहां पे अगर हम मॉड चढ़ा दें तो v की वैल्यू हो जाती है डी एस बाय डी टी, स्केलर के फॉर्म में, राइट। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की क्या वेलोसिटी है। मान लो एक कार 100 किलोमीटर जा रही है 4 घंटे में, तो कार की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब है कि कार हमेशा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है? नहीं, कभी तेज चली होगी, उससे 50 पे भी चल सकती है, थोड़ी देर रुक भी गई होगी, कुछ खाना पीना होगा तो। मतलब जो एवरेज वैल्यू है ना उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें कई बार होती है। मतलब जब भी तुम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हो, एवरेज वेलोसिटी इज रिटन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस हो गया बहुत थोड़ा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। एवरेज में हो गया अ बिगर चेंज, चेंज की वैल्यू यहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, मैं उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा, बस, ओके। और अगर हम ग्राफ में चेक करें तो ग्राफ में कैसे होता है, ये मान लो टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मान लो इस तरीके का है। मुझे यहां पर अगर वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे, क्या करूंगा मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाऊंगा, और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, जो tan थीटा यहां पे आएगा, दैट tan थीटा विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और अगर मुझे वो वेलोसिटी हो गई इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मुझे यहां पे चाहिए होगा, तो यहां पे क्या होगा,
यहां पे भी मैं टेंजेंट बना दूंगा, और जो यहां पे एंगल बनेगा tan थीटा, उसके हिसाब से मैं यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, लेकिन यहां पे मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए यू ऑलवेज नीड एन इंटरवल। ठीक है, मैं इसमें से अगर मैं पूछूं कि तुमसे बताओ इस T1 और इस वाले पॉइंट T2, इसके बीच में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइडेड बाय टाइम करके। तो सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, यहां पे एक सेकेंड ड्रॉ करना चाहिए। टेंजेंट तो है, लेकिन जो सेकेंड होता है ना, उसका स्लोप तुम्हें एवरेज वेलोसिटी देगा, राइट? बिकॉज ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज बाय टोटल टाइम की वैल्यू हमें एवरेज वेलोसिटी देगी। ठीक है, तो ये अंतर होता है। नेक्स्ट पार्ट है स्पीड। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब मैं इसको भी v से रिप्रेजेंट करता हूं, स्पीड हो जाएगा dl बाय dt। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ऐसा यूनिट वही मीटर पर सेकेंड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड भी दो तरीके की होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मैंने यहां पे लिखा, और एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, दिस इज सिंपली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है, और ध्यान रहे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वाइट क्लियर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। लेकिन एवरेज स्पीड की जब भी बात होती है ना, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल, एवरेज स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। लिख देता हूं पूरा, मे और मे नॉट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कैसे भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मैं बोल सकता हूं ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, नहीं। एक बॉडी सीधा जा सकती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, जैसे ही वापस लौटेगी डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हो कि एवरेज स्पीड जो होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के या तो उससे ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, उससे कम नहीं हो सकता। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। ये काफी बड़ा अंतर है, दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, और स्पीड को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मिनट। स्पीड में क्या होता है ना, स्पीड जब भी हम लिखते हैं, अगर मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें मान लो मैंने ऐसा करके कुछ ग्राफ बनाया, इसमें मान लो मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। मैंने तुमसे पूछा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में ज्यादा स्पीड कहां पर है,
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स पर बनाएंगे टेंजेंट। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए, राइट। दोनों पॉइंट्स हम बनाएंगे टेंजेंट और देखेंगे कि टेंजेंट का स्लोप ज्यादा स्टीप कहां पर है। जब मैं बात करता हूं स्टीप की, तो ये लाइन या तो ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वाई एक्सिस से ये एक छोटा एंगल बनाना चाहिए। ठीक है, और जब भी मैं स्लैंट की बात करता हूं तो उस केस में क्या होगा, लाइन ऐसे मतलब सोई भी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा फ्लैटिश टाइप की लाइन होनी चाहिए। तो जिस पॉइंट पर स्लोप स्टीप हो, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, वहां पर क्या होती है, स्पीड इज मोर। जहां पे लाइन तुम्हें थोड़ी फ्लैटिश दिखे, वहां पर क्या होता है, मतलब स्पीड थोड़ी कम होगी। तो ए और बी को मैं कंपेयर करूं तो ए पे मुझे दिख रहा है कि ज्यादा फ्लैट, मतलब ये कैसा है, स्टीप टाइप का लाइन बन रहा है ना, और बी पे थोड़ा फ्लैटिश बन रहा है। माइंड यू मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, तो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल यहां पे मैटर नहीं करता, यहां पे बस ये मैटर करता है कि लाइन कहां पर ज्यादा स्टीप है और कहां पर ज्यादा स्लैंट है। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि स्पीड कहां पे ज्यादा होनी चाहिए, ए पे ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बी। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट टर्म आता है एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही है एक्सेलरेशन। और इसे हम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सेलरेशन को हम वी डी बी बाय डी एस भी लिखते हैं। ठीक है, जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू मैंने लिखी है डीवी बाई डी टी, ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए होता तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी होती, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम करना पड़ता। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना तो आसान है, क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम का जो चेंज है वो यहां पर नीचे हम डाल देंगे। ठीक है, और अगर मैंने यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने पे मुझे क्या मिलेगा, इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे मैं अगर एक टेंजेंट बनाऊं तो इस टेंजेंट के स्लोप में मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे एक टाइम इंटरवल चाहिए होगा, और जो भी टाइम इंटरवल है वहां पे लाइन खींच दो वर्टिकल, और इन दोनों को ज्वाइन करा दो, और ये लाइन का जो भी स्लोप होगा ये कौन सा एक्सेलरेशन देगा, एवरेज। बात समझ आ रही है? सो दिस वाज इंस्टेंटेनियस एज वेल एज एवरेज एक्सेलरेशन। इस पार्ट में हम जानेंगे कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में। जब भी हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड c रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। अगर m पॉजिटिव है तो तुम्हें ग्राफ जो है वो यहां से एक्यूट एंगल बनाता हुआ दिखेगा, इधर भी बन सकता है, जैसा भी हो, बट दिस एंगल फॉर्मिंग वुड बी एक्यूट। और c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर कट करेगा, c की वैल्यू नेगेटिव है तो ये y एक्सिस को नीचे कट करेगा, और c की वैल्यू 0 है तो ये एग्जैक्टली ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, ये टाइप के ग्राफ भी काफी यूज होते हैं। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका नेचर कैसा होगा, अगर एक तरफ y पे पावर 1 है दूसरी तरफ x का स्क्वायर है तो ये नेचर हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बनता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे बनता है।
ओके। तीसरा है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स के ग्राफ में अगर हम ई टू द पावर एक्स को प्लॉट कर रहे हैं तो वो यहां से ऊपर उठेगा और यहां से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर हम y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लॉट कर रहे हैं तो इसी ग्राफ का एक तरह से मिरर इमेज हो जाता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखेगा। ओके। जब भी ग्राफ की वैल्यू हमें जाननी होती है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वगैरह तो हमने देख लिया, बट कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं जैसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे ग्राफ्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का कर्व होता है, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता है यहां पे, और इधर भी प्लस इंफिनिटी के साइड जा रहा होता है। इस क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी और इधर भी माइनस इंफिनिटी। ओके। और इसी के बेसिस पे कई सारे ग्राफ्स हम काइनेमैटिक्स में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ्स प्लॉट करने से ज्यादा हमें ग्राफ से क्या आउटपुट मिलता है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहां पे मान लो टाइम है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब भी हम बात करते हैं तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। याद रख लो ना, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर स्लोप की बात हो रही है तो तुम्हें ds बाई dt निकालना है। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, एरिया मतलब इंटीग्रेशन। अब एरिया क्या हो जाता है इसका? इंटीग्रेशन ऑफ एस dt। ये तो कोई क्वांटिटी है नहीं, तो एरिया से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्लोप से हमें वेलोसिटी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सेम चीज हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप से क्या मिलेगी? स्पीड। एरिया से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? स्लोप और एरिया दोनों से हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। इसके स्लोप से हमें क्या मिलेगा? इसके स्लोप से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और इसके एरिया से क्या मिलेगा? याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ वी dt। इंटीग्रेशन ऑफ वी dt विल गिव यू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे हमें मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप और एरिया दोनों हमें कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में एरिया से तो कुछ भी नहीं मिलता, चेक करके देख लेना, देयर इज नथिंग मीनिंगफुल। लेकिन स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप से यहां पर हमें dv बाई ds मिलता है, और सिंस v dv बाई ds इज एक्सेलरेशन, तो dv बाई ds हो गया एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप होता है ना इस ग्राफ का, इससे हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो मिलता है, दिस वी कैन से। इससे ज्यादा हम इस ग्राफ से कुछ बता नहीं सकते। ओके, फाइन। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा ध्यान में रखना, ये तभी यूज होते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। क्या क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, s वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, और फाइनली v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। इसी को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है।
इससे हम एक और नई चीज, एक और नया एक्सप्रेशन निकालते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। एक बार t की जगह n पुट करोगे तो ये un प्लस हाफ an स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार t की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। सो ओवरऑल ये u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड क्या हो गया? मतलब सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, उसमें बॉडी ने कितना मूव किया वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देख सकते हो कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जहां जहां u की वैल्यू 0 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर 80, s बराबर हाफ a t स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर तो 0 हो गया 2as। जब u की वैल्यू 0 हो जाए तो इक्वेशंस इतने सिंपल हो जाते हैं, राइट? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या होती है? सिंपली v प्लस यू बाय 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, फाइन। और इसी को हम ग्रेविटी वाले केस में सेम नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हेडिंग देंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें यहां पे अच्छी खासी क्लैरिटी भी चाहिए होती है। ठीक है, ग्रेविटी में क्या होता है? ग्रेविटी में होता ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, इसका एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? g। मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी के मूवमेंट के इंडिपेंडेंट बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, और वो हमेशा नीचे हो रहा होता है। मतलब अगर मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? इट शुड रिड्यूस एंड फाइनली द बॉडी शुड कम टू रेस्ट, और उसके बाद फिर बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इसी तरीके से काम करता है। बात समझ आ रही है? तो ग्रेविटी वाले केस में क्या होगा? अब तुमने पॉजिटिव या नेगेटिव किसको बोला है, बात उस पे होती है। अगर मैंने यहां पर किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ के अपना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने नीचे के डायरेक्शन को बोला या ऊपर के डायरेक्शन को, इफ आई हैव सेड कि ऊपर का डायरेक्शन ना पॉजिटिव है, जो भी चीज ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है, राइट? एंड तुमने क्या किया? यू आर प्रोजेक्टिंग अ बॉडी अप विथ अ स्पीड ऑफ u। तो ये बॉडी जहां पे जाके रुक जाएगी, फाइनली जाके रुक जाएगी ना, तो v को मैं 0 बोलूंगा। तो ये जो डिस्टेंस h होगा ये कैसे फाइंड करोगे? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हो गया तो h लिखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन यहां पर g है नीचे की तरफ, तो माइनस g लिखना पड़ेगा। तो यहां पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, और यहां पर टाइम भी निकाल सकते हो। ऊपर जाने का जो टाइम होगा दैट इज 0 इक्वल टू u माइनस जी टी। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी u बाई जी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर हमने बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, इसे ऊपर जाके नीचे लौटने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो दैट विल बी इक्वल टू 2u बाई जी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा सेम टाइम नीचे आने में भी लगेगा। ओके, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक और चीज अच्छे से ध्यान रखना कि कभी भी अगर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी 0 हो, ध्यान से, अगर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए
तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे? कभी कभी होता है कि हमने बॉडी को ड्रॉप किया यहां से, ये बॉडी आके जमीन को हिट कर गई। कभी कभी होता है कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऊपर और ये जाते जाते यहां पे रुक गई। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। नॉर्मली ग्रेविटी वाले केसेस में ऐसे ही सेटअप्स मिलते हैं कि कोई ना कोई वेलोसिटी हमें 0 दे रखी होती है। उस केस को हम कैसे डील करेंगे, हम वो देखते हैं। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो याद रखोगे तो काम हमेशा हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है, एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया, वो आ गई h हाइट नीचे, या फिर ये हो सकता है हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऊपर, वो चली गई h हाइट ऊपर तक। दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने इसको यहां पे, मतलब इसको हमने ड्रॉप किया था, यहां से हमने प्रोजेक्ट किया। दोनों केसेस में जो h की वैल्यू होती है ना, वो आती है हाफ GT², या फिर अगर हमें टाइम निकालना हो ना, दैट इज सिंपली √2h/g। हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, यहां से ऊपर जाने का टाइम या फिर यहां से नीचे आने का टाइम, दोनों टाइम बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? √2h/g। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, आई होप सभी लोग याद रख पाएंगे। सेकेंड केस, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, तो यहां पर जमीन पे हिट करने के जस्ट पहले अगर ये डिस्टेंस h है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? √2gh। सेम चीज यहां पर भी होता है। अगर हमने एक बॉडी को ऊपर वेलोसिटी v दिया और ये h हाइट तक जाता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इफ h इज द मैक्सिमम हाइट, तो चेक करके देख लेना v की वैल्यू यहां पर भी √2gh ही आती है। मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों से कोई एक 0 होनी चाहिए। टाइम ऑफ ट्रैवल इज दिस, ठीक है, पूरा टाइम नहीं, ऊपर जाके नीचे आने का नहीं, सिर्फ एक तरफ जाने का, राइट। और जो वेलोसिटी यहां शुरुआत में चाहिए वो भी √2gh है, और यहां ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले जो वेलोसिटी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू √2gh। ओके, तो ये चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है। और कभी इन सारे केसेस में एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, बहुत ही इजी है। अगर मैंने u से फेंका, बॉडी फाइनली क्या हो जाएगा? मान लो यहां तक मैक्सिमम हाइट पे जाते आते बॉडी आ गई रेस्ट पे। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या तरीका होगा? सिंपली u + 0/2, अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? u/2। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया तो बॉडी 1 सेकेंड बाद कितनी दूर होगी? अगर ये कंडीशन है t = 0, 1 सेकेंड के बाद चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा ut तो 0 हो गया प्लस हाफ GT², मतलब 5 मीटर। या बॉडी ने सेकेंड मतलब दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो क्या फॉर्मूला था? u + a/2 इंटू 2n-1, 15 मीटर। ठीक है, थर्ड सेकंड में मैं चेक करूं, सेम फॉर्मूला यूज करो, देख लो 25 आएगा। फोर्थ सेकंड में सेम फॉर्मूला यूज कर लो, यू विल गेट 35 मीटर्स। मतलब यहां पर अगर मैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड सारे इंटरवल्स में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालूं, तो रेशियो चेक कर लेना, वो 1:3:5:7:9, मतलब ये ऑड नंबर्स के रेशियो के बराबर हो रहा है, गिवन दैट तुमने बॉडी को रेस्ट से ड्रॉप किया। समझ आ रही है बात? तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार होता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच सकते हैं। मतलब कई बार होता है कि मान लो हमने v1 वेलोसिटी से बॉडी को फेंका, मान लो ये h हाइट नीचे है, हमसे पूछा जाता है कि कितनी देर के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा। एक तो तरीका है कि ut + ½ at² में डाल के कैलकुलेट करो, बट वहां से t में तुम्हें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि ½ GT² का वहां पर टर्म होगा ना।
इसका एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा क्या करो, यहां पर वेलोसिटी v2 निकाल लो। v2 स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, v1 स्क्वायर प्लस 2gh। तो क्या तुम्हें v2 की वैल्यू मिल गई, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस 2gh। और टाइम कैसे निकालोगे, टाइम की वैल्यू हो जाएगी v2 माइनस v1 बाय g। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, v2 हमने निकाल लिया, बस वैल्यू पुट कर देनी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। बिना क्वाड्रेटिक के हम लोग यहां पर टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ अपने आप को चेंज करे। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया है, अगर यहीं पे ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, दैट वुड हैव बीन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर ग्राफ एक कर्व के शेप में है, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये टाइम के साथ चेंज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज कर सकता है, कोई भी वैल्यू यहां पर हो सकती है। ओके, स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का स्लोप क्या मिलता है, द स्लोप शुड बी डी ए बाई डी टी। ऐसे ये क्वांटिटी बहुत काम की तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम नाम जान लेंगे, इसे हम बोलते हैं जर्क। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना गाड़ी में बहुत जर्क आ रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और इसके एरिया से क्या मिलेगा, इसमें मान लो मैंने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया, ये जो एरिया है ना, मान लो T1 से T2 तक, तो ये एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी। तो इस एरिया से फाइनली मिलता है हमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, दिस इज v एंड दिस इज u। तो v और u का डिफरेंस हमें इस एरिया से मिलने वाला है। क्लियर, और फाइनली हम देखेंगे तो हमें इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग दिखेगा, बट इसका स्लोप उतना ज्यादा काम का नहीं होता, राइट। सो कमिंग टू डिफरेंट केसेस, अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को तुम क्या लिखते हैं, यू राइट दिस एज डीवी बाई डी टी। ये सारे रिजल्ट हर जगह वैलिड है, और कभी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो तो उस केस में बेटर होता है हम एक्सेलरेशन को वी डीवी बाय डी एस के फॉर्म में लिख दें, राइट। जैसे लेट अस टेक अ केस, अगर हमें दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो दे रखी है C1 माइनस कुछ भी C2t, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब मुझे बता, कोई पूछे कि भाई मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो अगर ऐसे केस में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, डीवी को लिख देंगे, या एक स्टेप चलो स्किप नहीं करते, विल राइट दिस एज डीवी बाई डी टी C1 minus C2t. This we can write as dV equal to C1 minus C2t into dt. और अभी यहां पे टाइम जीरो पे बोलेंगे वेलोसिटी इज u, टाइम t पे वेलोसिटी इज v, एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। यहां पर गलती से भी v इक्वल टू यू प्लस आई टी ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। बात समझ आ रही है, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो इस तरीके से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब वेलोसिटी में भी यहां पर किसी टाइम का फंक्शन हमें मिलेगा। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ds बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ टी, और ds को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू डी टी, और फिर हम इसे करेंगे इंटीग्रेट, यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सम फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो तो इस तरीके से हम उसमें प्रोसीड करते हैं। ओके, सेकंड केस हो सकता है,
कि एक्सेलरेशन कुड बी अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहां पर c1 माइनस c2v दिया हुआ है। सॉरी, अब डिपेंड करता है कि मैं इसको कैसे फाइनली किस फॉर्म में चाह रहा हूं। मान लो मुझे टाइम के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं एक्सेलरेशन को लिख दूंगा dv बाय dt, और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में चाहिए होता तो मैं इसे लिख देता v dv बाय ds। मैं dv बाय dt लिख के पहले दिखा देता हूं, ये हो जाएगी c1 माइनस c2v। ठीक है, दिस विल बी dv डिवाइडेड बाय c1 माइनस c2v इक्वल टू dt। और ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, इसमें हम करेंगे t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी मान लेते हैं u था, t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v हो गई। तो LHS में अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करूं ना, तो ये -1/c2 ln c1 माइनस c2v हमें दिखेगा, और यहां पर लिमिट हो जाएगी u से v तक, और RHS में सिर्फ t बचेगा। ठीक है, और यहां से यू कैन इजिली फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाली लिमिट हम बारी बारी से पुट करेंगे, और फिर लॉन को हटाएंगे तो e टू द पावर चढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि अगर मैं जैसे मैंने लॉन की वैल्यू पुट की ना, तो ये हो जाएगा लॉन c1 माइनस c2v डिवाइडेड बाय c1 माइनस c2u इक्वल टू माइनस c2t। ये हटा देंगे e टू द पावर माइनस c2t हो जाएगा, राइट। और यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी आएगा ये एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा, टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होती एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या करते, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना था, जो यहां पे वैल्यू दे रखी है ना, इस वैल्यू को हमें, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू थी ना c1 माइनस c2v, इसे हमें लिख देना चाहिए था v dv बाय ds, राइट। और इससे जो एक्सप्रेशन बनता वो क्या बनता, ये बन जाता v dv डिवाइडेड बाय c1 माइनस c2v इक्वल टू ds। और हम इसे करते इंटीग्रेट, जीरो डिस्प्लेसमेंट पे मान लो वेलोसिटी u थी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s के बाद वेलोसिटी v हो गई, तो यहां से वेलोसिटी हमें मिल जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब उन्हीं फॉर्मूलों को हमें घुमा फिरा के यूज करना है, एंड वी कैन इजीली गेट द आंसर। समझ आ रहा है? ओके। और ऐसे यहां पे और भी सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें अगर वेलोसिटी किसी केस में, अगर या मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है किसी केस में, एक्सेलरेशन मान लो कुछ यहां पर के एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस केस में बेटर होगा कि रादर दैन तुम इसको d2x बाई dt स्क्वायर लिखो, जो जिसको इंटीग्रेट करने में थोड़ी बहुत हमें यहां प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम बेटर होगा कि v dv बाय dx के फॉर्म में लिख दें, और यहां से आगे इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही वेरिएबल्स को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन के फॉर्म में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइनली आंसर कौन से फंक्शन के फॉर्म में चाहिए, उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं, v dv बाई ds भी लिख सकते हैं, d2s बाई dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सही फॉर्मेट चुना नहीं तो फिर उसको सॉल्व करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट टिल नाउ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं एंड लेट्स रैप अप दिस पार्ट। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट में। पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 टाइम एंड रिमेनिंग टाइम विद v2। तो मैं अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालूं वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल है t, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 1/3 टाइम के लिए
इसकी वेलोसिटी v1 है और 2/3 टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी v2 है। और एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करनी हो ना, तो क्या करना चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये v1t/3 प्लस 2v2t/3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना चाहिए। बढ़िया। तो यहां पे t अगर कैंसिल हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? v1/3 प्लस 2v2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहां पे? वी आर गेटिंग ऑप्शन ए। ठीक है। अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। एक आदमी अपने घर से निकलता है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आधे घंटे के बाद वो लौटता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। व्हाट इज हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द राइड? एवरेज वेलोसिटी ध्यान से देखना है। उसने वो घर से निकल के बाहर गया और फिर जब वापस लौटा ना, भले उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 1 किलोमीटर का, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ आ रहा है? तो काफी सारे लोग यहाँ पे ½ किलोमीटर पर आवर करके, हो सकता है अपना गलत कर ले आंसर, राइट? तो वैसे वो ऑप्शन में भी नहीं है, बट यहां पर आंसर होनी चाहिए 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो टाइम चाहे कुछ भी रहे, इट डजंट मैटर, ये आंसर हो जाएगा 0। यहां पर है बस स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2, अ साइक्लिस्ट इज 96 मीटर्स बिहाइंड। इसको मैं रिलेटिव मोशन से भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने रिलेटिव मोशन कवर नहीं किया है, इसको मैं थर्ड पार्ट में कवर करूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है। एक साइक्लिस्ट यहां पर है पॉइंट ए पर, एक बस यहां पर है पॉइंट बी पर, दोनों के बीच में गैप कितना है? 96 मीटर्स। ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है? जिस पॉइंट पर बस वाला है, साइक्लिस्ट भी वहीं पहुंच जाता है। ओवरटेक करने वाली कंडीशन क्या होती है? वही होती है ना कि दोनों बॉडीज एक साथ एक ही पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, राइट? मैं यहां से यहां तक के गैप को एक्स बोलता हूं, राइट? मतलब बस ने कितना ट्रैवल किया होगा? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और ए ने कितना ट्रैवल किया होगा? 96 प्लस एक्स ट्रैवल किया होगा, राइट? और जितना टाइम ए को यहां तक पॉइंट बी तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम बी को भी पॉइंट बी तक पहुंचने में लगेगा। तो बी के लिए क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? टी स्क्वायर। ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन ए के लिए सोचो, ए ने कितना ट्रैवल किया? 96 प्लस एक्स। तो ए के लिए लिखोगे 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ए की स्पीड कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकेंड, सो 20 इंटू टी। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन रहा है साइक्लिस्ट ए के लिए। अब बस हमें क्या करनी है? यहां पर वैल्यू को पुट कर देना है। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर ना, तो यहां पे एक्स को पुट कर दो टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन रहा है? टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0। ओके। तो इस क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t प्लस 96 इक्वल टू 0। तो ये आ गया t माइनस 8 इंटू t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t की यहां पे दो वैल्यूज आ रही है, कितनी आ रही है? 8 एंड 12। तो t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 12। तो यहां पर ऑब्वियसली आंसर में एक ही है 8, लेकिन 12 क्यों आ रहा है मैं वो भी समझा दूं। यहां पर हो क्या रहा है कि शुरुआत में बस की स्पीड ज्यादा नहीं होगी, और ये जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट बस को ओवरटेक कर सकता है जो कि 8 सेकेंड पे होगा, लेकिन धीरे धीरे बस की स्पीड बढ़ती जा रही है।
तो 12 सेकेंड्स पे क्या होगा, बस वापस से साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगी। तो उस पोजीशन पे भी बस और साइक्लिस्ट एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। इसीलिए यहां पे दो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा था साइक्लिस्ट ने कब ओवरटेक किया, तो उसका आंसर होना चाहिए जो पहले वाला टाइम है, मतलब 8 सेकेंड्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में 12 होता तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग सबको लगता, पर 12 अगर ऑप्शन में होता तब भी आंसर ऑप्शन मतलब 8 सेकेंड्स की होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। तो यहां बोला गया है कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा एंड उसके बाद डिसेलरेट होता है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ बीटा, देन कम्स टू रेस्ट। मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पे खत्म हुआ। द टोटल टाइम elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is। ठीक है, मैं यहां पे अगर एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इफ आई प्लॉट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहां पर कैसा दिखने वाला है। यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, शुरुआत में एक स्ट्रेट लाइन, राइट। इसका स्लोप क्या रहेगा, अल्फा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, और जब ये डिसेलरेट हो रहा है तो इसका स्लोप होना चाहिए बीटा, एक्चुअली माइनस बीटा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, और हमें ये वाली वेलोसिटी निकालनी है जो कि यहां पर पीक वेलोसिटी बी नॉट, राइट। ओके, बाय द वे ये टाइम अगर मैंने कहा t1, तो ये वाली टाइम कितनी हो जाएगी, इज इट t माइनस t1, क्योंकि टोटल टाइम t होना चाहिए। क्लियर। और अब तो यहां से बहुत ही आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज अल्फा, मतलब ये जो थीटा है ना, थीटा वन, यहां पे tan थीटा वन की वैल्यू है अल्फा, और tan थीटा वन कितना हो जाएगा, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है v नॉट डिवाइडेड बाय t1, तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट बाय अल्फा। अगर ये एंगल यहां पर थीटा टू में कहता हूं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, द स्लोप इज पाई माइनस थीटा टू। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस tan थीटा टू, और ये होनी चाहिए, बीटा इज द डिसेलरेशन, इसलिए ये माइनस बीटा होनी चाहिए। और मतलब tan थीटा टू की वैल्यू होनी चाहिए बीटा, और tan थीटा टू यहां से क्या मिल रहा है, यही वाला परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है v नॉट और बेस है t माइनस टी वन। तो t माइनस टी वन इज इक्वल टू v नॉट बाय बीटा होगा। इज इट इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो 1 प्लस 2 करोगे तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, क्या ये t हो गया ऐड करके, t माइनस टी वन और t1, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, v नॉट इंटू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नॉट, v नॉट की वैल्यू है अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। समझ आ रहा है। सो द आंसर फॉर दिस केस वुड बी ऑप्शन डी। Next question, the displacement of a particle as a function of time is shown in the figure. It indicates that, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं लग रहा। यहां पे स्लोप इतनी है, यहां जाओगे तो स्लोप इतनी है, यहां जाओगे तो स्लोप फ्लैट हो गया, मतलब यहां पर स्लोप्स अलग अलग हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ये बोलना गलत होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, ये तो मैं सीधा कह सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, क्या वेलोसिटी पूरी तरह से कांस्टेंट हो रही है,
डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट होना मतलब क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटी हो गई जीरो। वेलोसिटी पूरी तरीके से यहां पर जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो यहां पर एक्सीलरेशन भी जीरो होना चाहिए। लेकिन इस पार्ट में क्या है, स्लोप देख लो, स्लोप चेंज होता जा रहा है, मतलब इस पार्ट में वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज कर रही है मतलब एक्सीलरेशन इस पार्ट में नॉन जीरो है। अगर इस तरफ एक्सीलरेशन नॉन जीरो है, इस फ्लैट वाले पार्ट में एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो क्या इसे हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड is accelerated, motion is retarded and finally the particle stops। तो यहां पर हम देख लेते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या शुरुआत में वेलोसिटी तुम्हें कांस्टेंट दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही है। स्लोप ऐसा है, फिर स्लोप चेंज हो गया, फिर स्लोप चेंज हो गया, तो शुरुआत में तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी भी मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन डी में देख सकता हूं, द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। शुरुआत में मोशन रिटार्डेड है, रिटार्डेशन है, ये कैसे पता करोगे? सिंपल है, शुरुआत में जो स्लोप है, क्या ये स्लोप घटता जा रहा है? ये स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही। स्लोप इज रिड्यूसिंग, दैट मींस वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो शुरुआत में मोशन रिटार्डेड है, दिस पार्ट इज करेक्ट। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस? फाइनली तुम देखोगे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल वही का वही है। पार्टिकल वही का वही है मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? ये क्वेश्चन जेई का है, जेई ने ऑलरेडी ये पूछा हुआ है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अ पीस ऑफ वुड ऑफ मास 0.3 kg, थोड़ा सा यहां पे लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, बट सभी लोगों ने अब तक ये चैप्टर लीनियर मोमेंटम ही पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं। इसमें बोला गया कि 0.03 kg को हमने ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, 100 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, हमने वहां से इसको ड्रॉप किया। ड्रॉप करना मतलब होता है दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। एट द सेम टाइम अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। यहां पर हमने एक बुलेट को सेम टाइम पर इसके तरफ फायर किया, कितनी स्पीड से? 100 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड, देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस above the top of the building before falling। तो पहले हमें निकालना है कि भाई ये दोनों कितने टाइम के बाद मिलेंगे। इसको रिलेटिव मोशन से बहुत ही आसानी से कर सकते हो, राइट? रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करना बेटर रहेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि रिलेटिव एक्सेलरेशन इनके बीच में जीरो होगा। लेकिन अब मैंने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ा है, तो मैं जानबूझ के इसको थोड़ा लेंथी मेथड से कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बॉडीज क्या होंगी, मान लेते हैं कि यहां से ये इतना नीचे आई और ये इतना ऊपर गई और फाइनली दोनों में टक्कर होती है, ओके। ये कितना नीचे आएगी? ये तो मुझे पता है, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इतना नीचे आई, प्लस ये कितना ऊपर गया होगा? बुलेट, बुलेट ऊपर गया होगा 100 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को टाइम तो इक्वल लगेगा ना। और अगर बुलेट यहां से एक्स बी ऊपर गया, ये पार्टिकल या पीस ऑफ वुड एक्स डब्ल्यू नीचे आया, तो एक्स बी और एक्स डब्ल्यू को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 100 मिलना चाहिए ना। तो हाफ जी टी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है? 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के बाद यहां पर कोलिजन होगा। तो कोलिजन के जस्ट पहले कंडीशन क्या होगी? ये मान लो वुड है और ये है बुलेट, तो वुड की वेलोसिटी क्या होगी? वुड कितने सेकंड के लिए नीचे गिरा है? 1 सेकंड के लिए, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू यू प्लस एटी। द वुड की वेलोसिटी रहेगी 10 मीटर्स पर सेकंड। व्हाट अबाउट द बुलेट? बुलेट 100 मीटर्स पर सेकंड से ऊपर जा रहा था, इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ये v1 मानते हैं,
बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी 100 माइनस जीटी, तो ये आंसर हो जाएगा 90, राइट। तो वुड नीचे आ रहा था 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से और ये बुलेट ऊपर जा रही थी 90 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। इसका मास है 0.03 और इसका मास है 0.02। तो फाइनली क्या हो रहा है, वुड के अंदर बुलेट एम्बेड हो गया और मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है v। अब दोनों का कंबाइंड मास क्या हो जाएगा, 0.03 और 0.02, 0.05। तो ये कंबाइंड मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम पर बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये होगा 0.02 इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी 90। ये तो नीचे आ रहा था, इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा 0.03 इंटू 10 और फाइनली जो मोमेंटम है वो 0.05 इंटू वी रहेगा। तो यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज हाउ मच, 180 माइनस 30, 150 बाई 5, 30। मतलब सिस्टम की वेलोसिटी एम्बेड होने के बाद, मैं यहां पे एक बार दोबारा लिख दूं, एम्बेड होने के बाद सिस्टम की वेलोसिटी रहेगी ऊपर की तरफ 30 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। बोला गया कि बिल्डिंग के टॉप से ये कितना ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ही आसान है। ये वाला डिस्टेंस क्या निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी, एक सेकंड के लिए बॉडी नीचे गिरा, सो इट शुड बी हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब 5 मीटर्स, राइट। ये मतलब यहां से ये डिस्टेंस है 5 मीटर, बॉडी की वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकंड, ये मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जा सकता है, एनी आइडिया। ये मान लेते हैं h ऊपर जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो मैं लिख सकता हूं ना, मतलब 0 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 2gh। तो h की वैल्यू आ जाएगी 900 बाय कितनी, 900 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 45। लेकिन ध्यान रहे 45 मीटर्स तो इस वाली पोजीशन से हुआ, बिल्डिंग के टॉप से कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा दैट इज टोटल डिस्टेंस में 5 मीटर्स हम माइनस करेंगे, सो 45 माइनस 5 इज द आंसर, दैट इज 40 मीटर्स। तो जेई के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट्स मिलाकर पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन लिया कि सबको लीनियर मोमेंटम बेसिक कंजर्वेशन तो आता है, तो वही बेसिक्स का यहां पर एप्लीकेशन था और बाकी यहां पर काइनेमैटिक्स था। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से इसके एक्सप्लेनेशन को सब लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इफ द सेम ऑटोमोबाइल ट्रैवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो कितने देर के बाद उसको हम लोग रोक सकते हैं। हमने सेम ब्रेक यूज किया है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन दोनों केसेस में होनी चाहिए। तो यहां पर वेलोसिटी मान लो मैं v कहता हूं, यहां पर हो जाएगी 2v, और ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन यहां पर क्रिएट हो रहा है मैं कहता हूं कि वो है a। इनिशियल वेलोसिटी v है, तो बॉडी कितना डिस्टेंस जाकर रुक जाएगी, मान लो ये बोलते हैं हम दिस इज, तो ये तो गिवन है 40, तो लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इनिशियल स्क्वायर माइनस 2a 40। और सेकेंड केस में दिस वेलोसिटी इज 2v, दिस इज a। अब ये मान लो कुछ डिस्टेंस d जाके यहां पर रुक रही है, तो क्या लिखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी। तो यहां से तुम देख सकते हो दैट जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू आती है v स्क्वायर बाय 80। तो यहां पर a को अगर हम v स्क्वायर बाय 80 लिख दें, राइट,
तो ये हो गया 4v² इक्वल टू 2v²/80 इंटू डी, राइट। तो यहां से डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी की वैल्यू आ जाएगी 160, राइट। यहां सबको दिख जाए, दिस इज गोइंग टू बी 160। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी जेई का क्वेश्चन था, लेकिन ये एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। दिस वन इज रियली गुड, अगेन वन ऑफ द जेई क्वेश्चंस। ये बोला है पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट falls 50 meters without friction. When the parachute opens, it decelerates at 2 meters per second square. He reaches the ground with a speed of 30 meters per second. At what height did he bail out? मतलब वो पैराशूटिस्ट ना किसी एक पर्टिकुलर हाइट से ये यहां पे u इक्वल टू 0 से कूद गया, राइट, और ये 50 मीटर नीचे गिरता है, दिस इज 50 मीटर्स। ये फ्री फॉल यहां पर 50 मीटर्स नीचे तक के करता है। यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मान लो v1 बोलते हैं, तो v1² इक्वल टू 0² प्लस 2 इंटू जी इंटू 50। तो v1² की वैल्यू कितनी आ जाएगी और v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √1000। मतलब 50 मीटर गिरने के बाद इतनी इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी। उसके बाद क्या होता है? बिकॉज इस रीजन में दिस इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इतनी हाइट पे, मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसने पैराशूट खोल लिया, और पैराशूट खोलने के बाद क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, राइट। तो नीचे आते आते इसकी स्पीड घटती जाएगी, और ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी बच रही है? 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है, इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंट, इसको बोलेंगे फाइनल मोमेंट। सो फाइनल वेलोसिटी 3 है ना, सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्योंकि ये रिटार्डेशन है और रिटार्डेशन की वैल्यू 2 है, और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का x। v1² तो 1000 है ना, तो यहां पे पुट कर दो। सो v1² की वैल्यू 1000 हो गई, तो 9 इक्वल टू 1000 माइनस 4x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 991 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन ये हमसे x की वैल्यू यहां पे नहीं पूछी जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट हाइट विल हैज द पैराशूटिस्ट बेल्ड आउट, मतलब ये कितने हाइट से कूदा था। वो तो ये वाली पूरी हाइट हो जाएगी ना, पूरी हाइट कितनी होनी है? x प्लस 50 होनी है। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी यहां पर x प्लस 50, सही है। तो 991 बाय 4 प्लस 50 करने पे ये वैल्यू कितनी होती है? ये 250 से थोड़ी सी कम है, 240 243 के आसपास, प्लस 50 करेंगे तो 293 हो जाएगा ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 293 मीटर्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। तो हमें सिंपल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, एंड वी कैन वेरी इजीली डू वेरी वेल इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एज अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड u। तो साथ ही साथ ना हम लोग डायग्राम बनाते चलते हैं, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। सो हमने यहां से पार्टिकल को फेंका ऊपर विद अ स्पीड u, तो पार्टिकल ऊपर जाकर कहीं रुक जाएगी, दिस वी आर श्योर। मैं थोड़ा सा चलो थोड़ा साइड में बनाता हूं, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं ये रुक जाएगी, मान लो यहां पे ये जाके रुक गई। तो इसे ऊपर जाने में जो टाइम लगा ना, इसने ऊपर कितना ट्रैवल किया होगा डिस्टेंस, ये बताओ। डी की वैल्यू हो जाएगी, मैंने बताया था बॉडी या तो फाइनली रुक जाए या इनिशियली रुकी हुई है, u²/2g। यहां से ऊपर जाने का टाइम अगर t1 है, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u/g, ठीक है। v बराबर u+at यूज कर सकते हो, और यहां फाइनल वेलोसिटी बॉडी की 0 है। उसके बाद क्या है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब अगर ऊपर जाने का टाइम t1 है, तो ध्यान रहे यहां पे लोग गड़बड़ करते हैं बहुत बार।
टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स, मतलब पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, ऊपर जाके फिर नीचे आना, ये पूरा टाइम हो जाएगा n टाइम्स t1। बहुत लोग गलती करते हैं कि यहीं से यहीं का टाइम मान लेते हैं n टाइम्स t1। दैट इज नॉट द कंप्लीट टाइम। एंटायर टाइम इज n टाइम्स t1, जिसमें से t1 टाइम लगा ऊपर जाने में, तो नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा ये बताओ। टाइम टेकन टू मूव अप इज इक्वल टू t1, टाइम टेकन टू मूव डाउन कितना हो जाएगा? इज इट n माइनस वन इंटू t1? बिल्कुल, n माइनस वन इंटू t1, या फिर n माइनस वन इंटू यू बाई जी भी लिख सकते हैं ना। मतलब हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने का टाइम n माइनस वन इंटू यू स्क्वायर बाय इंटू यू बाय जी होना चाहिए। अब देखो ये कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हाइट थी h, ये वाली हाइट है d, तो ये पूरी वाली हाइट कितनी हो जाएगी? इज इट h प्लस डी? क्या मैं लिख सकता हूं h प्लस डी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या थी? 0, इंटू नीचे आने का टाइम t राउंड प्लस हाफ जी टी डाउन का स्क्वायर। h तो रहेगा, प्लस d को क्या लिख सकते हो? u स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू हाफ जी टी डाउन का स्क्वायर करो ना, ये हो गया n माइनस वन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। बढ़िया। h को रखते हैं एक साइड, बाकी पूरी दुनिया दूसरी साइड। h को मैं एक साइड रखूंगा, तो आरएचएस में क्या बन रहा है? आरएचएस में यहां पर यू स्क्वायर बाय टू जी बन रहा है ना, चेक करो। तो मैंने यहां पे क्या किया, यू स्क्वायर बाय टू जी निकाल लिया कॉमन, और मेरे पास क्या बच गया? n माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और टू जी को भेज दो h के साथ, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ना 2gh gh टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो 2gh को मैंने उस साइड भेज दिया। इस तरफ क्या बच गई? यू स्क्वायर, और यहां पर मुझे दिख रहा है n माइनस वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसे लिख दूं, तो क्या ये क्या बन जाएगा? क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा? तो a प्लस बी क्या हो गया? n माइनस वन प्लस वन, मतलब n हो गया, और a माइनस बी क्या हो गया? n माइनस टू हो गया। सो आंसर क्या होना चाहिए? 2gh इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस टू। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जीएच वाले तो गए, ये दोनों तो होने नहीं है। 2n u स्क्वायर, ऑप्शन डी यहां पर सही लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें सही से डिकोड करना है, और एक बार हमने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया तो फिर हमें यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी।